हाय हेलो नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। ठीक है, एक बार फिर से हम रीस्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी दिन हो गए थे और हमने शुरू नहीं किया था। आज से हम आपको पता होगा या मैं कहूँ कि जल्द ही हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 10th के। और क्लास 10th वाले बच्चों के बीपी बढ़ा हुआ है, उनका उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे बोर्ड्स में होने वाले एग्जाम्स को बेहतर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बढ़िया मार्क्स से आप पास आउट होंगे। और इसी कड़ी में हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे चैप्टर की। और चैप्टर में हम पढ़ रहे थे 90 दिन 90 मैराथन। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन कंडीशन थी बीच में कुछ इश्यूज होने वजह से, आपको पता है, या मेरे को कुछ काम होने की वजह से हमने जो हमारी क्लासेज जो चल रही थी वो एक बार स्टॉप हो गई थी। लेकिन अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पीछे तक पढ़ाया है साइंस का, एक एक पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है आपको, आप उसको शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयार करते होंगे। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लगभग आपका, मैं कहूँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट आपको करवा दी जाए। अगर टाइम मिला तो हम फिजिक्स को उठा लेंगे, अगर नहीं मिला तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कोशिश करूँगा कि बायोलॉजी कंप्लीट और केमिस्ट्री है उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं जैसे हमारे पास टाइम होगा। लेकिन अभी हम एक बार चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा। इसको आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर ही आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, किसी से कुछ ले रहे हो तो उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है। फ्री में ज्ञान भी अधूरा माना जाता है। ठीक है, फ्री का ज्ञान कोई लेता भी नहीं है। तो आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, उस प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना है जहाँ तक बच्चे को ज्ञान का अभाव है। बाकी यूट्यूब की दुनिया में आजकल हर जगह कोई ना कोई कंटेंट देने वाला आपको मिल जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि उन बच्चों तक भी पहुंचा जाए जहाँ तक क्लासेस नहीं है, ट्यूशन्स नहीं कर पाते हैं। साइंस को घबराहट है, साइंस में भी हमारा क्या होगा, याद नहीं होती है, कुछ भी रीजंस है तो आप उनको बोलिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार दोबारा से आपका हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए। पीछे हमने जो पढ़ा था वो हमने धातु और अधातु की बात की थी, जिसमें हमने धातुओं के रसायन, मतलब धातुओं के गुण हमने पढ़ लिए थे, गुण धर्म हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने अधातुओं के गुण धर्म पढ़ लिए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमने कुछ क्वेश्चंस थे बुक में, जो आपकी आरबीसी बुक दी हुई है उसमें हमने उनको भी सोल्व किया था। लेकिन आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं के क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो हम क्या पढ़ेंगे कि पहला जो इसमें पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सॉरी इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ, चलिए हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे, पहला पॉइंट क्या है कि धातुओं का दहन करने पर क्या होता है। धातुओं का वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होता है। दहन करने पर क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया जाए, जैसा भी आप मान सकते हो कि हमें क्या पढ़ना है, धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होता है। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि हमारे पास में कोई धातु है, ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में इसका क्या हो रहा है, हमने इसका दहन कर दिया। क्या कर दिया, दहन मतलब इसको हमने जलाने का प्रयास किया। तो क्या बनता है,
तो याद रखना, लगभग आपको याद रखना है कि धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। अब आपको वैसे ये धातु ऑक्साइड क्या है, तो हम इसकी बात करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पढ़ा कि धातुओं का वायु या मैं कहूं ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होता है। तो हमने कहा सर धातु प्लस धातु की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। आगे मैं चलूं तो मैंने क्या एग्जांपल लिया, एक आपकी बुक में एग्जांपल दिया है था, कॉपर का एग्जांपल दिए। अगर मैंने कहा अगर मैं कॉपर लेता हूं, ठीक है, और कॉपर में मैं जब ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनता है, तो मैंने कहा 2CuO बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को मैं क्या कह सकता हूँ? क्यूप्रस ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। सेकेंड बात और करें तो इसको कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सेकंड ऑक्साइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हमने कहा सर कॉपर ऑक्साइड को। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में अगर बात करें तो पहला पॉइंट आता है धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होता है। तो हमने सीधा जवाब दिया कि धातु की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड अब ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो हमने एक एग्जांपल उठाया जो बुक में दिया हुआ है। हमने कहा सर एक तो हमने कॉपर लिया, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या की? रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने के बाद में कॉपर ऑक्साइड बनता है और कॉपर ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड या मैं कहूं कॉपर सेकंड ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे इसको थोड़ा थ्योरेटिकल मैटर में लिखना है। हमें क्या लिखना है कि जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या दहन किया जाता है, जलाया जाता है तो यह क्या कर लेता है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड बन जाता है। तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? तो आपको याद रखना है काले रंग की परत चढ़ जाती है। किसके ऊपर चढ़ जाती है? कॉपर के ऊपर। इस प्रकार हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर और बात करें तो हम एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कैसे ले सकते हैं? तो हमने कहा सर एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, एल्यूमिनियम है, अगर मैंने एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ की उपस्थिति में मैं क्या करवा दूं? मैंने कहा सर दहन करवा दूं, इनको जलाने का प्रयास करूं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैं एग्जांपल फॉर समझाऊं आपको तो मैंने कहा सर एग्जांपल लेते हैं इसका भी। मैंने अभी बात की है कॉपर की, इसको ए एग्जांपल देख सकते हो, इसको बी मान सकते हो। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। लेकिन एल्यूमिनियम की बात करूं तो Al3Al मान सकते हो, प्लस हमने क्या ले ली इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? 3Al2O3 बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बनेगा? 3Al2O3 बनेगा। मतलब 4 एल्यूमिनियम लेने पड़ेंगे अपने को। क्या लेने पड़ेंगे? 4 एल्यूमिनियम लेने पड़ेंगे और 3 ऑक्सीजन, 3 नहीं 6 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे। तो 3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और
2L2A3, हाँ जी 2 आएगा यहाँ पे, ताकि ये टोटल कितना बन जाए 4 बन जाए। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको क्या बोल सकते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए आगे हम चलें तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमने दोबारा बात करते हैं कि धातुओं की रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होता है। ठीक है, धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे धातु की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने से मैं थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि रात का टाइम है और हम गांव में रहते हैं। आपको पता है गांव में अक्सर ऐसी चीजें होती रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और दूसरी बात, कॉपी पेन लेकर बैठना। जैसे मैं बोलूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर आप इसको नोट करो पॉज करके, तो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो। साथ में आपके नोट्स प्रिपेयर हो रही है, बढ़िया रहेगी। ठीक, देखिए हमने बात की सिर्फ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें पहला पॉइंट पढ़ा धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या होता है। इसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा धातु प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। हमने इसमें क्या पढ़ा, कॉपर की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिसको कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं। मैंने कहा जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ये हमने बात की किसकी, कॉपर के एग्जाम्पल की पूरी मैंने डिटेल समझाई। उसके बाद में पॉइंट नंबर बी हमने पढ़ा, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, दहन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो मैंने एल्यूमिनियम लिया, उसके साथ मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, तो क्या बना 2L2 2Al2O3 बना, जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तब तक के लिए मैं 2 मिनट के लिए साइड में हटता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर हम नेक्स्ट इसी के आगे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि धातु के बारे में हमने पढ़ा कि जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तो हमें पता है धातु ऑक्साइड बनता है। तब थोड़ी सी हम धातु ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धातु ऑक्साइड के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। धातु ऑक्साइड, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, तो याद रखना इसमें बड़े धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है ना, वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो याद रखना पहला पॉइंट, धातु ऑक्साइड की प्रकृति मतलब उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, हर जैसे व्यक्ति का एक अपना नेचर होता है, उसी प्रकार धातु ऑक्साइड का नेचर भी कैसा, प्रकृति की बात करें तो कैसी होती है। बेसिकली हमें क्षारीय देखने को मिलती है। क्षारीय मतलब बेस टाइप होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड क्षारीय। ठीक है, धातु ऑक्साइड की बात करूं, जैसे हम एग्जांपल फॉर बात करें, मैंने कहा सर धातु ऑक्साइड है, कुछ धातु ऑक्साइड है जिनके नाम अगर लेना चाहूं तो हमने कहा सर जैसे जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड। उसके बारे में अगर मैं बात करूं, लेकिन धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं ऑक्साइड, ये जैसे जिंक ऑक्साइड है ना, ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपको याद रखना ये अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, आगे चलें। ये हमने पढ़ लिया। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारकीय प्लस अम्लीय, क्षारकीय प्लस अम्लीय दोनों प्रकार की होती है। क्षारकीय और अम्लीय दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, दोनों प्रकार की होती है।
हमने यहाँ तक पढ़ा कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षार की होती है बेसिकली, लेकिन बात करें धातु ऑक्साइड या मैं कहूँ जिंक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अगर मैं बात करूँ प्रकृति कैसी होती है धातु ऑक्साइड की, तो क्षारीय प्लस अम्लीय दोनों प्रकार की होती है। आगे हम बात करें तो ऐसे धातु ऑक्साइड, हमें डेफिनेशन याद करनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, जो अम्ल तथा क्षार, जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके, दोनों से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, लवण तथा लवण व जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों में से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर बात करें तो हमने कहा सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर रिएक्शन करवाएं किसके साथ, तो मैं एक लाइन यहाँ पे नोट करना चाहूंगा कि अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अम्ल तथा क्षार क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों के साथ, मतलब अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। कौन बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे Al2O3 की रिएक्शन एग्जाम्पल के लिए हम करवाएं, मैंने कहा Al2O3 की रिएक्शन HCl के साथ करवा दें। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बनता है? 2AlCl3 बनता है। क्या बनता है? 2AlCl3 प्लस में क्या बनता है? तो हम कहेंगे सर 6H2O बनता है। क्या बनता है? 6H2O। मैंने कहा ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? एसिड होता है। और ये क्या बनाता है? हमने कहा सर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बना देता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देता है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड इसको बोल सकते हैं। और प्लस में क्या बनता है? तो हमने कहा सर जल बनता है, जिसे हम वाटर कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलें। हमने फिर से Al2O3 को उठाया और क्षार के साथ रिएक्शन करवा दी, क्योंकि हमें तो दोनों में ही पढ़नी है अम्ल व क्षार। तो हमने क्या किया? देखिए अगर हम बात करें, ये तो मैंने फर्स्ट रिएक्शन बताई आपको। सेकंड की मैं बात करूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो नो प्रॉब्लम, आपकी बुक में मैटर दिया होगा, पढ़ भी सकते हैं, वहां से बुक अपने पास रख सकते हैं। देखिए अगर मैं Al2O3 की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, तो 2NaOH मतलब So2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बनेगा? तो हमने कहा सर ये बनेगा 2Na Al2O3 बनेगा, 2Na Al2O3 बनेगा। सोडियम एल्यूमिनेट बोल सकते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट O3 प्लस में क्या बनेगा? तो हमने कहा सर H2O बनेगा, तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं जल। और ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको क्या बोल सकते हैं?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए दोबारा देखिए मैंने क्या लिखा है, क्या समझाया। अब आप कहते हो सर लिख लिख के क्यों पढ़ाते हो भाई साहब, इससे ही साइंस कवर की जाती है, याद होती है, समझी जाती है, ठीक है। अगर मैं सीधा ही आपको ऐसे पढ़ा दूं स्लाइड, मतलब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन होता तो भी मैं आपको लिख लिख के पढ़ाता। इसका कारण ये है कि टाइम देखो वैसे कम है, स्लाइडों के माध्यम से या बटवाता चलता और आगे आगे बढ़ता चलता, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलता, आप याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो थोड़ा समझिए एक बार, हैबिट बनाइए लिखने की। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धातु ऑक्साइड के बारे में। धातु ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, भी इनका बिहेवियर कैसा है। हर बंदे का अपना एक बिहेवियर होता है, बोलने का, समझने का, लिखने का, पढ़ने का अपना अपना एक अंदाज होता है, लिखने का अपना अपना एक तरीका होता है। उसी प्रकार धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखना क्षारीय प्रकृति होती है, एल्केलाइन इसको हम बोल सकते हैं, ये इसकी एक प्रकृति होती है। आगे हम चलें कि धातु ऑक्साइड है वो जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखना। अब धातु ऑक्साइड में एक एग्जांपल आता है जिंक ऑक्साइड, कौन सा आता है, जिंक ऑक्साइड। उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखना अम्लीय प्रकृति होती है, लेकिन सभी की नहीं होती ना। हमने क्या पढ़ा, धातु ऑक्साइड है उनकी लगभग प्रकृति है वो क्षार की होती है, लेकिन जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अगर मैं बात करूं प्रकृति की, तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है ना वो दोनों होती है, अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, या मैं कहूँ सर दोनों होती है, मतलब बोथ होती है, ये भी मैं कह सकता हूँ। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको हो रहा होगा क्योंकि बाहर भाई साहब रात का टाइम है, लगभग मेरे को लगता है 9 बजे का टाइम हो गया होगा। और हमारे यहाँ पे कुत्ते ऐसे भौंकते रहते हैं भाई साहब, गली की रखवाली करते हैं, तो इनका रोजाना का काम है, तो मैं बार बार इनको भगा नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ आप इनको ना देख के इसको फोकस करेंगे। बाकी मेरे को पता है कि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होती है तो उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। वीडियो बनाने से पहले मेरे को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, तब आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है और आप तक पहुंच पाती है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्लस अम्लीय दोनों प्रकार की होती है। आगे हम बात करें ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट भी कर लेना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, उन्हें धातु ऑक्साइड कहते हैं। आगे हम चलें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब स्पेशल एल्यूमिनियम की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट कर लेना एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। कौन सा, धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जांपल हमने किया Al2O3, इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे। इसकी रिएक्शन हमने अम्ल के साथ करवा दी, जैसे ही मैंने अम्ल के साथ करवाई तो ये क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और प्लस में जल में टूट जाता है। मैंने कहा सर इसको क्या बोलूंगा, इसको मैंने नाम दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड नाम दिया, ये आपको पता है जल के नाम से जाना जाता है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और ये HCl होता है जो कि मनुष्य की आंत में, मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है, ठीक है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद में हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, हमने अम्ल के साथ करवा दी। करवाने के बाद में क्या बना, हमने कहा सर एक तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना जिसे लवण बोल सकते हैं, और एक जल बना, इस कारण इसे उभयधर्मी ऑक्साइड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सेकंड पढ़ा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, 2 NaOH के साथ कराई, जिसको मैंने क्या नाम दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम दिया। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2NaAl2O3 सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं। और ये क्या बना, इसमें भी लवण प्लस जल बनता है, इसी कारण एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं उभयधर्मी ऑक्साइड कह सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया अभी, धातु ऑक्साइड की बात चल रही थी, ये आपको बढ़िया तरीके से एक एक बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो हमारे
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी बेहतर ढंग से कंटेंट बनाने और कंटेंट पर काम करने और आप तक फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कराने के लिए सक्षम हो पाए। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। तब तक हम थोड़ा सा लेक्चर लंबा लेंगे क्योंकि टाइम कम है, चैप्टर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैंने वादा किया तो मैं कंप्लीट कराऊंगा, और नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। हमें नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है अधिकांश अधातु जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन अघुलनशील होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं कहूँ अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, जो जल में घुलनशील है वह, लेकिन जो जल में घुलनशील है वह क्या बनाते हैं, हम कह सकते हैं सर वो बनाते हैं जल में घुलकर, वह जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। मैं बात करूं सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। मैं बात करूं सोडियम ऑक्साइड व पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ, Na2O सोडियम ऑक्साइड, हमने एग्जाम्पल लिया Na2O, इसे कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी H2O के साथ, तो बेसिकली आपको पता है 2NaOH बनेगा, ठीक है, जिसे क्षार कहते हैं। और 2NaOH बनता है जो कैसा होता है, एक्वाटिक होता है। ठीक है, मैंने कहा सर ये क्या है, ये है सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है सोडियम ऑक्साइड, और ये क्या है, हमने कहा सर जल है। और ये जो बनेगा ना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। आगे हम सेकंड बात करें पोटेशियम ऑक्साइड की, तो मैंने कहा सर पोटेशियम K2O की रिएक्शन मैं जल के साथ करवाऊंगा, तो ये भी क्या बना देगा, KOH बना देगा। इसके आगे मैं 2 लगा दूंगा तो ये 2KOH बन जाएगा। कहने का मतलब इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोल देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोल देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोलेंगे पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। और ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। हमने कहा सर सोडियम ऑक्साइड की जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अधिकांश धातु, अधिकांश है धातु जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो जल में घुलनशील है वह जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ठीक है, इसको बेस बोल सकते हैं, इसको एल्केलाइन भी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें सोडियम ऑक्साइड हो गया हमारे पास
वह पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें, सोडियम ऑक्साइड प्लस जल में घुला और क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्षार बोल सकते हैं। हमने पोटेशियम ऑक्साइड लिया और जल में घोलने के बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ी सी क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरा जो मोबाइल है, क्योंकि बेसिकली मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखिए धीरे धीरे संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार हमें इसी से प्रयास करना पड़ेगा। पुराना मोबाइल है तो क्वालिटी कुछ ऐसी आएगी। दूसरी बात ये है कि लाइट वगैरह की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है और नाइट का टाइम है, रात का समय, तो थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उम्मीद, देखो पढ़ने वाले को कंटेंट मिलना चाहिए, समझाने वाला टीचर मिलना चाहिए, पढ़ने वाला उससे भी पढ़ के कामयाब हो सकता है। तो एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। लिखिए आगे। अब थोड़े से पॉइंट, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया करती है। सेकंड पॉइंट है विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। अलग अलग धातुएं, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइंट था। आगे हम बात करते हैं पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुओं को वायु की उपस्थिति में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमने कहा सर पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुओं को वायु की उपस्थिति में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुओं को वायु की उपस्थिति में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। इसीलिए ये आग पकड़ लेती है ना, इसीलिए इन धातुओं को, या मैं बेसिकली बात करूं सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसमें डुबोकर रखा जाता है, सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्यतः कुछ और धातु की बात करते हैं। सामान्यतः हमने बात की सर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक, लेड आदि धातुओं की सतह पर, लेड मतलब शीशा बोल सकते हैं, लेड आदि धातुओं पर हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। ठीक है, डिफरेंट का मतलब है कि अलग अलग। जैसे हमारी 500 अंगुलियां एक समान नहीं होती, वैसे अलग अलग धातुएं अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती है। ठीक है, आगे देखिए पोटेशियम बाकी एक ही दर से अभिक्रिया करती है। मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको हो सकता है थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। देखिए पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुओं को वायु की उपस्थिति में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। अगर सोडियम मेरे पास पोटेशियम धातु है, K+ बोल सकता हूँ, और मेरे पास में Na+2 धातु है, इन दोनों को वायु की उपस्थिति में खुला रख दूंगा ना तो ये आग पकड़ लेती है। क्यों? इसलिए इन धातुओं को या मैं बेसिकली सोडियम धातु की बात करूं, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह आग ना पकड़े। ठीक है, आगे बात करें सामान्यतः मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड की बात करते हैं, जिसे हम शीशा कहते हैं, Pb+2 आदि धातुओं पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, और यह ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है ताकि इनका क्या ना हो? ऑक्सीकरण न हो। ठीक है, क्या ना हो? ऑक्सीकरण न हो। तो अब कुछ पॉइंट रह गए हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, जो जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी तो उसमें कवर करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको बढ़िया से आपको नोट डाउन करना है, कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो बुक भी साथ में रख सकते हैं, पेंसिल या पेन लेके उनको हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, और जिस दिन हमें छुट्टी मिलेगी तो हो सकता है उस दिन 2-2.5 घंटे की वन शॉट वीडियो कैसे भी करके हम आपको प्रोवाइड करवाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते समय चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। पहले कंटेंट बनाना पड़ता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर उसको थोड़ा बहुत एडिट करके डालना, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर डालना पड़ता है, तो टाइम लगता है, तो मेहनत अलग से करनी पड़ती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, और आप शेयर भी करेंगे, ये भी हम उम्मीद करते हैं। धीरे धीरे हमारा चैनल बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, और ये सिर्फ आपकी और हमारे प्रेम की वजह से है। गुरु और स्टूडेंट के बीच में एक रिश्ता होता है, उसी की वजह से है, और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे अपने मिशन में, और आप भी अपने बोर्ड्स के एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।